अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। मेरे पूरे मुसलमानों से अपील यह है कि हम तमाम को एक पॉलिसी और एक उसूल बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिदों में जो 65 साल के ऊपर ज़ईफ़ हैं उनको हम रोके कम से कम 1 जून के पूरे महीने ख़त्म होने तक, क्योंकि उनके जिस्म में इम्यूनिटी कम हो जाती है। मुख्तलिफ खुदा न खास्ता अगर उनको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, तो बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के ख़त्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे ये कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप तो फौरन निकालकर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट से डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता। तो चौथी बात काम हमको ये करना चाहिए कि मसाजिद में बैतुल खला और वजू का इंतज़ाम ना रखें, क्योंकि वो वजू करते, कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते, तो लोग घर से ही अपने वजू कर आए और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्तिया इकराम को फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो या टर्की हो या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंडे से खंदा मिलाकर सब बनती थी वैसा नहीं बन रही अब। तो क्या मुफ्तिया इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की? ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे उलमाओं से कि वो भी इसका फैसला कर ले, मगर दूसरे जो 4 चीजें मैं कहा हूं उस पर यकीनन गौर करिए आप। मैं किसी से नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को मत जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं कि वायरस अभी बढ़ रहा है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, वायरस बढ़ रहा है अभी। और ख़ास तौर से जो हमारे 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं और जो लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, जिसको किडनी की बीमारी है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायबिटिक हैं, उनको तो और एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि उनकी जान को बचाने का है। यकीनन हमको एक रूहानी और क़ल्बी सुकून मिलता है जब हम अल्लाह के घर में जाकर सर्वसजूद होते हैं, मगर इस्लाम की अहम तालीमात भी है कि जान बचाइए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस होता है तो फिर उनके घर वालों को, उनसे जो मुलाकात किए, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है ट्रेसिंग का। प्राइमरी कांटेक्ट कौन थे, सेकेंडरी कांटेक्ट कौन थे, ये मेरे एहसासात हैं और ये उसी वक्त होगा जब हमारे तमाम मुफ्तिया इकराम, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, वो इसका एक इज्तिमाई तौर पर नोट लेकर सबको बताएं। देखिए मेरे साथ जो है हमारे शेख फरीद साहब हैं। ये जो है कोत्तापेट में रहने वाले हैं, हैदराबाद में। तो इनका जो लड़का है शेख गौस, बहुत यंग बच्चा है, बिल्कुल 33 इयर्स एज है बच्चे की है। तो ये लड़का जो है 1 साल से सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, रियाद में हद हॉस्पिटल में एज ए वार्ड बॉय काम कर रहा था बच्चा। सनद हॉस्पिटल रियाद में वार्ड बॉय का जॉब कर रहा था बच्चा। 1 साल से मुसलसल ये बच्चे को बहुत परेशान किया जा रहा था। जब भी ये बच्चा फ़ोन करता है घर पे रोता, मुझे वापस बुला लो, मुझे वापस बुला लो बोल के।
फ़ोन करता था। 28 तारीख के दिन यानी जुमेरात या जुम्मे के दिन जो है ये बच्चे की बॉडी जो है बाथरूम में निकली, उस हॉस्पिटल के बाथरूम में बॉडी निकली। तो इनको फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद में एक बेटा है, ये एक ही बच्चा है इनको। तो बॉडी निकलने के बाद में जो है वो भी इनको ना कफील फ़ोन किया, ना इनका हॉस्पिटल से फ़ोन आया, ना इंडियन एम्बेसी से फ़ोन आया। इनके लड़के को जो इनके और एक 2 रिश्तेदार थे जिसका नाम है मोहम्मद मस्तान और मोहम्मद जिलानी, ये लोग जो है नांदेड़ के देगलूर नाके के रहने वाले लोग हैं, देगलूर में नांदेड़ महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। वो लोग इनके लड़के को बाहर लेके गए थे काम करने के लिए, वो लोग इनको फ़ोन करके इन्फॉर्म किए। तो आज से 3 दिन पहले जो है जैसे ही मुझे इत्तला मिली तो हम जो है इंडियन एम्बेसी को ये लड़के के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ट्वीट किए थे। तो चंद दिन से जब से सुषमा स्वराज मैडम गुजर गए हैं और हमारे डॉक्टर औसाफ सईद साहब जब से इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरब बने हैं, बहुत ही शिकायतें हैं। इंडियन एम्बेसी इन रियाद तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल बेवा का दफ्तर हो गया, किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं है। वहाँ पर मुकामी जो हिंदुस्तानियाँ हैं जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, रोज़ाना फ़ोन करके साबिका जो पुराने हमारे एम्बेसडर थे ए जे जावेद साहब जो थे वो बहुत ही रेस्पॉन्सिव थे। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रहा है, खुद हैदराबाद से ताल्लुक़ है हमारे डॉक्टर औसाफ सईद साहब का, मैं उनको शख्सी तौर पे जानता हूँ। हमारे कहने पासपोर्ट ऑफिसर भी थे, पहले इंडियन काउंसिल जर्नल थे इन जिदा, फिर उसके बाद में काउंसिल जर्नल शिकागो थे। लेकिन जब से सुषमा स्वराज मैडम गए हैं, गुजरे हैं, और जब से हमारे डॉक्टर औसाफ सईद साहब इंडियन एम्बेसडर इन रियाद बने हैं, इंडियन एम्बेसी इन रियाद बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव हो गई है। अब आप बतलाइए कि एक लड़का, वो 3 दिन हो गया इनको फ़ोन आके कि एक ज़ईफ बाप के दिल पे क्या गुजरी होंगी। बोलिए, इंडियन एम्बेसी का एक फ़ोन नहीं है, कोई ना फ़ोन पे इत्तला कर रही हैं ना कुछ बोल रही। तो आज हम जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को चिचा की तरफ से कंप्लेंट भेजे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और गुजारिश भी करता हूं कि हमारे डॉक्टर औसाफ सईद साहब, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस मजलूम बाप का सहारा बनिए, आप मदद करिए कि आया ये लड़के को क्या प्रॉब्लम था वहाँ पर, इन्हें क्यों सुसाइड करा या इसका मर्डर हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, इसके एम्प्लॉयर से क्या है, इसकी पूरी तहकीकात करिए। और पर्सनली एक मरतबा फ़ोन करके आप इनसे बात करिए। मैं आपको पर्सनली भी ट्वीट किया हूँ, आपको इंडियन एम्बेसी रियाद को भी हम भेजे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है वहाँ से। शुक्रिया।